आप सभी को मेरा नमस्कार। इट्स नैतिक सिंह एंड अ ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस इनक्विजिटिव। आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह। इसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा यह कहा जाता है कि एक सिपाही विद्रोह था, यानी सिपाही म्यूटिनी। पर ये कोई एक कारतूस को लेकर हिंदुस्तानियों का कोई गुस्सा नहीं था। ये पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह था और हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए इंडियन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। 1857 जनवरी के महीने में दमदम के आर्मी कैंप में एक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही अपने क्वार्टर वापस जा रहा था। उसके हाथ में एक लोटा था जिसमें पानी था। तभी उसको रास्ते में खलासी मिलता है, यानी लेबर, जो उसे पानी मांगता है पीने के लिए। उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था, इसलिए ब्राह्मण सिपाही उसे पानी देने से मना कर देता है। वो जो लेबर होता है तो गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि जब साहिब लोग यानी ब्रिटिशर्स उसे बुलेट्स कटवाएंगे अपने मुंह से, और जब वो अपने मुंह से सुअर और गाय की चमड़ी काटेगा, तब उसकी कास्ट कहाँ चली जाएगी। मंगल 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 हो, मंगल 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 मंगल। वो खलासी एक बुलेट की बात कर रहा था, और बुलेट और उसकी राइफल के बारे में, जो नई नई आर्मी में इंट्रोड्यूस हुई थी। और जो ये खलासी था वो दमदम एम्यूशन फैक्ट्री में काम करता था। और तभी ये बात सुअर की चमड़ी और गाय की चमड़ी के बाद एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में जंगल की आग की तरह फैलती है। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिटिकल पावर बहुत मजबूत कर लिए थे इंडिया में। और जो इंडियन रूलर थे, भारतीय राजा, ये तो या तो कठपुतली बनकर रह रहे थे, या तो उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, ना कोई टेरिटरी, जैसे बहादुर शाह जफर। इंडिया में हालांकि कई बार विद्रोह हुआ है एक अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा 1757 से 1856 के बीच में, जैसे कोल रिबेलियन जो 1831 से 32 के बीच तक चला था, सांथर रिबेलियन जो 1855 से स्टार्ट हुआ था, और मुंडा रिबेलियन जिसमें बिरसा मुंडा हेड थे। कॉजेस ऑफ द अपराइजिंग। इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। ब्रिटिश राज में इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स इतना हैवी टैक्स लेते थे और उसमें भी वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने बहुत सारी स्कीम भी निकाली थी। और इसी कारण कल्टीवेटर्स उनको टैक्स दे ना पाते और उनका लैंड ब्रिटिशर्स के हाथों में। हैवी टैक्सेशन होने के कारण उन कल्टीवेटर्स के पास कोई सेविंग नहीं बच पाती, जिस कारण वो अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाते एग्रीकल्चर में। और कंपनी भी कोई भी रेवेन्यू स्पेंड नहीं करती है बेनिफिट के लिए, पीपल के बेनिफिट के लिए और लैंड के लिए, जिस कारण कल्टीवेटर्स के लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत गिरने लग जाती है। और अगर वो नहीं दे पाते टैक्स तो फिर उनकी ज़मीन ब्रिटिश लोग छीन लेते। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर ने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा फूडर दिया था, जैसे कॉटन और इंडिगो। इसीलिए इंडियन पीजेंट्स फोर्स किए जाते थे कमर्शियल कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, फूड क्रॉप्स के बजाय कमर्शियल कैश क्रॉप्स। ब्रिटिश अपना टैक्स फिक्स्ड अमाउंट में लेने के लिए कई सारी स्कीम निकाले थे, जिसमें थी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, बिहार में और बाद में मद्रास और वाराणसी में लागू हुआ था। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं वही रियल ओनर माने जाएंगे लैंड के। जो अमाउंट होगा वो फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा उनको हर बार। और ये भी बताया गया था कि ये अमाउंट फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होगा। उनको हेरिडिटरी राइट्स दी गई थी। और दूसरा स्कीम था वो थी जोतवाड़ी सिस्टम। ये अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा बनाई गई थी, जो मद्रास, बॉम्बे और आगरा के कुछ पार्ट्स में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। इस सिस्टम में फार्मर्स को खुद जाना पड़ता था टैक्स पे करने के लिए। और तीसरा था महलवारी सिस्टम। ये हॉल्ट मैकेंजाई के द्वारा बनाई गई थी, जो वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ एमपी और पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसमें
ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिलाकर एक महल बनाते थे। यानी एक महल में कई सारे विलेजेस थे और टैक्स देने का अधिकार एक हेडमैन को दिया जाता था, एक ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता था और वो हर एक महल का हेड होता था। उसी को ये राइट था कि वो सबसे टैक्स लेकर ब्रिटिशर्स को दे सके। रिसेंटमेंट अमंग ज़मींदार्स में नाराज़गी। बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन होने के कारण ज़मींदार टैक्स पे नहीं कर पाते थे, इसलिए बहुत बार ज़मींदारों से उनका ज़मींदार की राइट्स छीन ली जाती थी और जो लैंड होता था वो दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाता था, जो उस लैंड पे सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने को तैयार हो जाता था। हैवी टैक्सेशन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत हैवी टैक्सेशन था। जितना वो कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा वो टैक्स पे करते थे, इसलिए कई बार पीजेंट्स जो थे वो मनी लेंडर से लोन लेते थे और मनी लेंडर बहुत हाई रेट के इंटरेस्ट लगा लेते थे, जिससे उनके डेप्ट बहुत बढ़ने लग गए, कई दिन और भी बढ़ने लग गए, जिस कारण वो उनकी जो ज़मीन थी वो मनी लेंडर्स ले लेते थे। इसी कारण पीजेंट्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई और इसी बात से गुस्सा आकर पीजेंट्स अपना विद्रोह करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, जो इंडिया में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी कपड़ों की, वो सब बर्बाद होने लग गई थी, क्योंकि वो इंडिया के कोई भी क्लोथ यूरोप में जाके उनको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने वन वे फ्री ट्रेड लगाया था, जिसमें जो भी गुड्स होते थे जो इंडिया में आते थे उनको बहुत ही लो प्राइस का टैक्स देना पड़ता था, और जो गुड्स ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में जाता था उन्हें बहुत ही महंगा टैक्स देना पड़ता था। और कैलिको एक्ट भी लगा था, जिस कारण जो बहुत ही पुश्तैनी काल पूर्वजों से चलते हुए जो के दौरान से करते आए थे इंडिया के पीपल, वो सब अब काम छोड़ने लग गए, क्योंकि वो जैसे लेबरर बनने लगे, एग्रीकल्चरल लेबरर बनने लग गए, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि इसमें अगर वो ऐसा कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो उनका उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और इसी तरह आर्टिशियंस और जो अलग अलग हैंडीक्राफ्टमैन थे वो सब भी बहुत गुस्से में थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड, जो गुड्स ब्रिटिशर्स इंडिया में ख़रीदते थे और जो बाद में जाकर वो दूसरे देशों में बेचते थे, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई भी इकोनॉमिक बैलेंस नहीं था। इंडिया में बहुत सस्ते रेट में ख़रीदते और बाहर जाके बहुत महंगे में बेचते थे, और यही पक्षपातपूर्ण उनके टैक्सेशन के चलते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बंद होने लग गई और वन वे फ्री ट्रेड भी लागू होने की वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा हार्म हुआ। ब्रिटेन में 1720 में कंपनी के द्वारा कहर जाने पर वहाँ की सरकार ने कैलिको एक्ट पास किया था, जिसमें वहाँ पे ब्रिटेन में कॉटन प्रिंटेड क्लोथ्स बैन हो गए थे जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। जो इंडिया के राजा थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, या तो वो उनकी पावर चली गई थी या तो वो ब्रिटिश के लिए सब्सिडरी बन गए थे पूरे। जो ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी उनमें इंडिया के राजा बड़े आसानी से शिकार बन गए थे। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक पॉलिसी पास की थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत ही चालाकी से ब्रिटिशर्स इंडिया में छोटे मोटे लड़ाई होते रहते थे उसका फ़ायदा लिए। उन्होंने राजा से कहा वो एग्रीमेंट को साइन कर सके, जिससे जो राजा की में लड़ाई होंगी तो ब्रिटिशर्स उनकी मदद करेंगे, उस राजा को उन लड़ाइयों से बचाएंगे, और बदले में ब्रिटिश प्रॉमिस भी करते हैं जो छोटे मोटे इंटरनल रेबेल होते हैं और अटैक्स होते हैं उनसे उन राजाओं को बचा देंगे। पर ये कुछ शर्तें भी थी, जैसे ब्रिटिश अपनी खुद की आर्मी रखेगी उनके कोर्ट में, ब्रिटिश की आर्मी के मेंटेनेंस के लिए राजा को पे करना पड़ेगा, और राजा को परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर से अगर वो अलायंस में कोई दूसरा राजा को बुला रहे हैं या फिर किसी भी जंग में जा रहे हैं दूसरे किंगडम के खिलाफ। और एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसे रेसिडेंट बोलते हैं वो राजा के कोर्ट में रहेगा, और कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल या यूरोपियन ऑफिशियल उनके कोर्ट में नहीं रह सकता है, यानी एक ऑफिसर उनके कोर्ट में रहेगा ज़रूर। और भी बहुत सारी पॉलिसी आई थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, हड़प नीति। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी निकाली थी, जिसमें अगर कोई भी राजा बिना कोई मेल हायर के से मर जाता है, अगर कोई उसका
मेल हायर नहीं है यानी पुत्र नहीं है तो वो स्टेट ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे स्टेट ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे और इन्हीं राजाओं में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था उनके स्टेट उनके हाथों से छिन जाने का। पीरियड ऑफ डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में ये एक बहुत मेजर फैक्टर था रिवोल्ट का ऑफ 1857 का, क्योंकि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स जैसी पॉलिसी निकाली थी जिसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी जैसे स्टेट आसानी से शिकार बन गए थे। और एक और फैक्टर था कि जो इंडियन जजेस थे वो किसी भी क्रिमिनल केस ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियंस का कोई भी क्रिमिनल केस को वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत और डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती थी, उनका ऐसा मानना था। डलहौजी ने अवध को एनेक्स किया था, जीत लिया था 1856 में। ये बहुत ही दुख की बात थी कि उनके जो पीपल्स थे उनमें बहुत ही निराशाजनक लगा था, क्योंकि जो अवध के राजा थे वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत लॉयल थे, पर फिर भी ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला करके उनसे स्टेट छीन लिया था। सोशल कॉजेस। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक प्राइम फैक्टर था 1857 के रिवोल्ट में, और यूरोपियंस के द्वारा इंडियंस की बहुत बुरी हालत हो गई थी। और जब 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर इंडियंस को फर्स्ट क्लास रेलवे में बैठने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर वो इंटरफेयर करेंगे इंडिया के कल्चरल अफेयर्स में तो फिर जो उनका नया राज है बहुत ही आसानी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हालांकि 1800 तक ब्रिटिशर्स इंडियन के कोई भी अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं होती है, बट 19th सेंचुरी के आते आते वो सब बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक लॉ पास हुआ था जिसमें सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, ये सब कारणों की वजह से इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा जा रहा था ब्रिटिशर्स का। तो फिर इसमें ये कहीं ना कहीं डर था कि वो लोग ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्रिश्चियन में बदलना चाहते हैं। रिलीजियस कॉजेस। ये जो रिलीजियस कॉजेस था ये मेन मुद्दा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई का, क्योंकि इंडियंस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्रिश्चियन में बदलना चाहते हैं। और ये बहुत बार देखा भी गया था, इस टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव थी और उनके नेटिव क्रिश्चियन मिशनरीज के जो नेटिव पीपल थे उनको क्रिश्चियन में बदल भी दिया गया था। तो ये बहुत डर बन गया था पीपल के अंदर कि वो कहीं क्रिश्चियन ना बन जाए। और एक लॉ पास होता है 1857 में जिसमें ये बात थी कि अगर कोई फैमिली में कोई भी मेंबर क्रिश्चियन बदलता है और अगर उनकी फैमिली उसे प्रॉपर्टी देने से मना करती है तो फिर उनकी फैमिली के ऊपर केस हो जाएगा। और इसी लॉ से और भी इंडियन के पीपल और भी ज़्यादा डर गए थे कि कहीं क्रिश्चियन ना बदल दें ये ब्रिटिशर्स, और इसी कारण विद्रोह छिड़ता। मिलिट्री कॉजेस। जो सिपाही थे वो ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा, जो इंडियन सिपाही थे वो ब्रिटिश सिपाहियों के कंपैरिजन में बहुत ही कम सैलरी उनको दी जाती थी, और इंडियन सिपाहीज ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा बहुत ही बुरा बर्ताव झेलते थे। और एक ब्रिटिशर लिखता है कि जो सिपाही हैं वो उनके लिए एक इन्फीरियर क्रिएचर हैं और वो ब्रिटिशर इंडियंस के लिए निगर लिखता है, यानी एक काला व्यक्ति या फिर जिसकी स्किन बहुत डार्क हो, और जो इंडियंस के लिए वो एक सुअर का प्रयोग भी करता है। जो सारी बड़ी पोस्ट थी, जो भी हाई पोस्ट थी, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए थी, ब्रिटिशर्स के लिए थी। और जो इंडियन सिपाही थे, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनके लिए कोई भी प्रमोशन नहीं थे, बस वो एक सूबेदार तक की रैंक तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन मिलिट्री में ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखी गई थी, सैलरीज में, पेंशन में, प्रमोशन में, इन सब में देखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और एक एक्ट पास होता है 1857 में, 2 एक्ट होते हैं जिसमें था एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में था कि जो जैसे इंडियन सिपाही अगर कोई दूसरे कंट्री में जाके जंग लड़ता है तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं दी जाएगी, जिसे भत्ता कहते हैं, और इस इंडियन सिपाहीज को ये नहीं दिया जाएगा। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। इंडियन सोल्जर्स का ये मानना था कि अगर वो ओशन को पार कर लेंगे या फिर दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपने धर्म से निकल जाएंगे। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपाहियों को ये मना कर दिया गया था कि
कि वो कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी रिलीजियस सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ग्रीस्ट कार्टिजेस इंसिडेंट सबसे बड़ा फैक्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 का, यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने इंडियन सिपाही ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ये अब क्या था, ये इंसिडेंट क्या था, बात करते हैं। जो कार्टिजेस है उसका मतलब होता है कारतूस। आर्मी में एक नई राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड प्रिचेट राइफल। एनफील्ड एक जगह का नाम है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुई थी, ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, और प्रिचेट उस व्यक्ति का नाम है जिसने उसकी बुलेट्स को डिज़ाइन किया था। और जो इसकी कार्टिजेस थी, कारतूस थी, वो एक ग्रीस्ड पेपर से कवर होती थी। और ऐसी बात फैल गई थी कि जो उसका ग्रीस्ड रैपर है वो गाय और सूअर के मांस से बना हुआ है। और क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र होती है और सूअर मुसलमानों के लिए बहुत डर्टी होता है, और मुसलमान सूअर का मांस भी नहीं खाते और ना ही हिंदू गाय का मांस खाते हैं। और ऐसा माना गया कि ये ब्रिटिशर्स का एक कदम है इंडियंस को उनकी कास्ट से बाहर करने का, मतलब उनको अधार्मिक बनाने का। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे, कहाँ तक ये रिवोल्ट फैला था, कौन लीडर था, और ये रिवोल्ट 1 साल बाद कैसे दबा दिया गया था, और इस रिवोल्ट के बाद आर्मी में क्या चेंजेस आए, कैसे कंपनी हटा दी गई, वो सब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।